साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं कोमल अग्रवाल। सभी साथी लाइव से जुड़ जाएं। साथी थोड़ा सा लेट हो गया हूं। साथियों सभी लाइव से जुड़ जाएं। साथियों, जैसा कि मैंने आपको कल सूचित किया था कि मैं कल लाइव आऊंगा, और लाइव आने का जो मेरा मुख्य कारण है, मुख्य उद्देश्य है, वह सामाजिक और राजनीतिक है। साथियों, मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पहले बहुजन समाज में जन्मे सभी संत गुरु महात्माओं के चरणों में नमन करते हुए विश्व का शांति का आह्वान करने वाले तथागत बौद्ध गुरु रविदास, विश्व रत्न बाबा साहब अम्बेडकर, सभी के चरणों में नमन करते हुए मैं अपनी बात रखूं उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग जुड़ जाएं। साथियों, जिस प्रकार से हमारे महापुरुषों ने पूरा जीवन लगाया है हमारे आपके लिए, हमारे आपके बच्चों को आज़ादी दिलाने में, चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वह स्वतंत्रता का क्षेत्र हो, आज बस दुख इस बात का है कि हमारे लोग उस विरासत को बचा नहीं पा रहे हैं, उस विरासत के लिए लड़ नहीं पा रहे, जिसका मुख्य कारण है कि ये सब के सब अपने महत्वाकांक्षा में लगे। साथियों, लाइव से जुड़ते जाएं। साथियों, जिन महापुरुषों की मैं चर्चा कर रहा हूं उनमें से बहुत ही महान, जिन्होंने अपना पूरा जीवन उपेक्षा में काटा और उपेक्षित होने के बाद में हमें और आपको शिक्षा का मार्ग दिखाया। मैं बात कर रहा हूं महात्मा ज्योतिबा फुले, मैं बात कर रहा हूं सावित्रीबाई फुले, जिनको देखकर बाबा साहब अम्बेडकर उनके मार्ग पर चलकर आज हमें यहाँ तक ले आए कि आज हमें शिक्षा का, स्वतंत्रता का, सभी प्रकार के अधिकार हमें मिल गए, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में हो। साथियों, लाइव से जुड़ जाएं। साथियों, आज मुख्य जो बिंदु है, जो मुख्य बात है, वह SC ST OBC और माइनॉरिटी के अधिकारों की। किस प्रकार से ये लोग, भाजपा सरकार, मोदी सरकार, हमारे आरक्षण को खत्म कर रही है, किस प्रकार से ये हमारे अधिकारों का हनन कर रही है, लेकिन हमारे अपने ही लोग इस चीज को नहीं समझ पा रहे। आज उन्होंने किस प्रकार से SC ST OBC के लिए सदन में एक बयान दिया कि मैं आरक्षण का पक्षधर नहीं हूं, मैं आरक्षण के पक्ष में नहीं हूं। ये मोदी जी के शब्द थे, जो कल तक अपने आप को OBC कहने वाले, जिनकी पोल कल खुल गई कि ये OBC के नहीं है, ये जनरल से आने वाले हैं। कल तक ये अपने आप को OBC बोलते थे और आज कह रहे बस भारत में 2 ही जात हैं, एक गरीब और एक अमीर। सोचिए साथियों, किस प्रकार की ये मानसिकता लेके चल रहे हैं, किस प्रकार से ये पूरे भारत देश को अपनी व्यवस्था के अनुसार चलाना चाह रहे हैं। क्या बाबा साहब अम्बेडकर ने इसी दिन के लिए हमें और आपको ये अधिकार दिए थे कि हमारी आंखों देखते हुए उनके 4-4 बच्चों की कुर्बानी को लूटा जा रहा है। उनकी 4-4 बच्चों की कुर्बानी के बाद में जो हमें आरक्षण मिला, हमें संवैधानिक अधिकार मिले, इन सब के सब अधिकारों को छीना जा रहा है, और लूटने वाले कोई और नहीं, हमारे ही अपने लोग हैं, जो भाजपा का साथ दे रहे हैं, जो भाजपा को निरंतर सपोर्ट कर रहे हैं। इन अंधभक्तों
ने आज अगर बाबा साहब को पढ़ा होता, इन अंधभक्तों ने अगर बाबा साहब की कुर्बानी को समझा होता तो शायद ये नहीं करते। लेकिन आज जिस प्रकार से भाजपा ने बहुजन समाज को पेट से तोड़ा है, रोजगार से तोड़ा है, तो कहीं ना कहीं इनकी महत्वाकांक्षा इनसे लग चुकी है। साथियों, मेरा जो मुख्य उद्देश्य लाइव आने का वह यही था कि सबसे पहले तो ये आपका आरक्षण खत्म कर रहे हैं, और आरक्षण किस प्रकार से खत्म कर रहे हैं वो आप देख सकते हैं। जो एक लोकसभा के बाद संभवतः एक कानून लाएंगे जो उत्तराखंड में लागू हो चुका है, एक देश एक चुनाव, जिसे हम कह सकते हैं समान नागरिकता संहिता। इनकी दृष्टि में सभी समान होंगे। अब कोई छोटा बड़ा नहीं होगा, कोई उपेक्षित नहीं होगा, सबके सब बराबर रहेंगे, किसी को किसी प्रकार का आरक्षण नहीं दिया जाएगा। जो हम बात करते थे कि हमें मुख्य धारा से जोड़ा जाए, तो उनने कागजी तौर पे, किताबी तौर पे, विश्व पटल पे हमें मुख्य धारा से जोड़ दिया है। विश्व पटल पे इन्होंने हमें किस प्रकार से गरीबी रेखा से बाहर कर दिया है वो आप और हमें समझना होगा। 2 लाख, 2.5 लाख, 1 लाख की कुटीर देकर, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत तुम्हें एक घर देकर आपको गरीबी रेखा की श्रेणी से बाहर कर दिया। 2 लाख में आपको पूरे जीवन की भर की जो बच्चों की सुविधाएं थी वो इन्होंने खत्म कर दी। इस षड्यंत्र को हमारे लोग नहीं समझते। हमारे लोग तो बस ये कहते कि उन्होंने हमें घर दे दिया, हमें उन्होंने रहने दे दिया। तो बार बार वही बात आती है कि अगर भाई दूसरे के बंगले में रहना है बेइज्जती भरे, तो उससे अच्छा है कि अपनी झोपड़ी में रह लें। साथियों, लाइव से जुड़ जाएं जो मोबाइल पे लाइव हैं या ऑनलाइन हैं। साथियों, इसी बीच में मैं समाज के उन ठेकेदारों से भी कहना चाहूँगा जो इस समाज का ठेका लिए बैठे, सिर्फ चंदा वसूलने का, सिर्फ और सिर्फ मंच पे जाने का और मंच पे जाकर माला पहन के लच्छीदार भाषण देने का। साथियों, मैं बात कर रहा हूँ सागर जिले की रहली की, रहली क्षेत्र में आने वाले गड़ाकोटा की, जहाँ से मंत्री और विधायक 9 बार रहे गोपाल भार्गव के क्षेत्र गड़ाकोटा की, जहाँ पर इतनी दुखद घटना हुई कि हम और आप सोच नहीं सकते थे। आज़ादी के 78 वर्ष बाद ये घटना सामने आई है। इसके पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है। इसके पहले जो हुआ है संभवतः हमारे बाबा साहब की मूर्तियाँ तोड़ी गई, सिहाई मारी गई या कालक पोती गई, लेकिन जिस प्रकार से वहाँ एक शैलेंद्र मिश्रा नामक व्यक्ति ने पेशाब की है, इस दर्दनाक घटना को हमारे ठेकेदार भुला गए। जो समाज के और अम्बेडकरवादी बने फिरते हैं, इन्होंने किसी प्रकार से संज्ञान नहीं लिया। एक फॉर्मेलिटी हुई, FIR करवाने पहुंचे, FIR हुई, वो भी वो लोग नहीं पहुंचे जो बाबा साहब के सच्चे अनुयायी थे, वो ही पहुंचे, FIR करवाई, जेल भेज दिया। 1 दिन बाद वो जेल से वापस आ गया। सोचियो, ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि संविधान को कोई हाथ लगाएगा तो हाथ काट लेंगे, बाबा साहब का कोई अपमान करेगा तो उसका सिर काट लेंगे। ये बातें करते हैं ये लोग, लेकिन आंखों देखते जब बाबा साहब का इतना बड़ा अपमान हुआ तो ये घर से नहीं निकले। मुझे बता दें 50 जिले, 52 जिले में ऐसे कौन से जिले में किस संगठन ने एक ज्ञापन दिया? किस संगठन को बाबा साहब से प्यार है? इन्हें सिर्फ बाबा साहब के नाम को बेचना है। बाबा साहब ने बार मना किया था कि आपस में ना बटें, एक नेता, एक झंडा, एक बैनर के नीचे रह के काम करें। लेकिन ये मनुवादियों के हिसाब से चलने वाले लोग हैं, इनको सबको नेता बनना है। लेकिन जब समाज की लड़ाई आई, जब महापुरुषों की लड़ाई आई, तो ये लोग छिप जाते हैं। ये छिप के सिर्फ तमाशा देखते हैं। हाँ, अगर ज़्यादा हुआ, हम जैसे लोग, आप जैसे लोगों ने अगर संघर्ष किया तो ये पैसे लेके राजीनामा जरूर करवाते। तो मेरा निवेदन समाज के युवाओं से, इन्हें वरिष्ठ ना समझें। ये सदियों से चले आते हुए ऐसे दलाल हैं जो समाज को बेच रहे हैं, जो वरिष्ठता का फायदा उठा रहे हैं। ऐसे वरिष्ठों को सिर्फ और सिर्फ पूछना बंद कर दें
और फिर भी नहीं मानते तो इन्होंने मंच पे जाके इनको जूता मारे। जब तक इनको आप जूते नहीं मारेंगे तब तक ये लोग समझेंगे। मैं उन दलालों की बात कर रहा हूँ जो जिंदगी भर से दलाली करे समाज को बेचने की, और आज भी जैसी रविदास जयंती आ रही, जैसी अम्बेडकर जयंती आएगी, जैसी बुद्ध जयंती आएगी, सबकी सब चंदा वसूली के लिए मीटिंगें करेंगे, सबके सब बैठ के बंटवारा करेंगे। ये नई लड़ाई चालू हो गई। तो ऐसे लोगों को आपको पहचानना है, आपको पहचानना है आपका जो सच्चा साथी कौन है, आपके समाज का जो सच्चा हितैषी कौन है, उसे पहचानना होगा। जो आपके दुख में खड़ा हो, जो आपकी हर बात सुने, वही आपका सच्चा साथी है, वही समाज सुधारक है। साथियों, मैं तो हर बार कहता हूँ, एक नहीं दो नहीं, जितने भी मैंने आज तक आंदोलन किए हैं और अपने लोगों के लिए न्याय दिलाने के लिए FIR की है, FIR तक ही मैं सीमित रहा, क्योंकि इसके बाद कहीं ना कहीं ये दलाल गए, समाज के ही दलाल गए और उनको लच्छेदार बातों में लेकर राजीनामा करवाए। खुद ने पैसे कमाए, उनसे कमवाए। तो मेरा निवेदन है कि ऐसे लोगों से बच के रहें आप लोग। आज पूरे देश में लोकसभा का चुनाव को जीतने भाजपा ने एक और षड्यंत्र रचा है। भाजपा ने सबसे बड़ा षड्यंत्र रचा है उन महापुरुषों को, उन नेताओं को भारत के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार देने का, जिसे हम भारत रत्न कहते हैं। किस प्रकार से इनने कर्पूरी ठाकुर जी को OBC को तोड़ने के लिए और बिहार की सरकार गिराने के लिए कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया। उनका त्याग बलिदान था, वो इसके लायक थे। उनके बीच में जिन्होंने पूरे जिंदगी भर हिंदुत्व की बात की, जिन्होंने जिंदगी भर पूरे भारत में विभाजन की बात की, दलित हिंदुओं को, दलित मुस्लिम को आपस में लड़ाया, लाल कृष्ण आडवाणी जी को भी इनने भारत रत्न दिया। 3 लोगों की कल फिर घोषणा हुई जो वास्तव में पात्र थे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी से, मैं पूछना चाहता हूँ भारत की सरकार से कि आखिर दलितों के साथ इतना उपेक्षा क्यों, दलितों के साथ इतनी उपेक्षा क्यों की जाती। मानवर कांसीराम साहब के कुर्बानी और संघर्ष के सामने ये लोग कहाँ लगते हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं। मैं तो बात करूंगा बहुजन समाज की उन लोगों से जो मानवर कांसीराम साहब के पूरे संघर्ष की मलाई आज खा रहे हैं, जो मानवर साहब के नाम से संगठन और पार्टी बना के मलाई खा रहे हैं, फॉर्च्यूनर से घूम रहे हैं और चंदा वसूली कर रहे हैं। अरे जरा भी शर्म है तो उनके लिए आंदोलन करें। कांसीराम साहब को भारत रत्न दिलाने सड़क में उतरे। इसके पहले भी मैंने 3 दिन पहले वीडियो बनाया था। उसका असर ये हुआ कि और 3 लोगों को भारत रत्न दे दिया, लेकिन दलित वर्ग से, आदिवासी वर्ग से किसी को नहीं। तो आखिर मानवर साहब को उपेक्षित क्यों किया रहा। मेरा निवेदन है बहुजन समाज के ही नहीं, उन लोगों से जो मानवर साहब को अपना आदर्श समझते हैं। आज मैं कांग्रेस में हूँ, उसके बाद में भी आवाज क्यों उठा रहा, क्योंकि उन्हीं के मार्ग पर, उन्हीं ने सर पे हाथ रखा था और मुझे ये मार्ग दर्शन किया था, मार्ग बताया था कि तुम्हें जीवन भर अपने महापुरुषों की लड़ाई लड़ना है। तो मैंने पार्टी बदली है, मैंने विचारधारा नहीं बदली। मैं कल भी अम्बेडकरवादी था, आज भी हूँ और जीवन भर रहूंगा। तो मेरा निवेदन है उन लोगों से, चाहे वे बहन जी हों, चाहे आकाश आनंद हो और चाहे वो चंद्रशेखर हो, जरा भी शर्म वाकई हो तो सड़कों पर उतरे। ट्वीट करने से, चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला। अगर मानवर साहब को भारत रत्न दिलवाना तो अभी दिलवा पाएंगे, क्योंकि लोकसभा के बाद कुछ नहीं मिलने वाला। तो कम से कम आने वाला जो समय है वो हम और आप जानते हैं, लेकिन इनकी सत्ता की लालच में अगर भारत रत्न हमें मिल रहा है, हमारे महापुरुष को मिल रहा है, तो इसके लिए जोर शोर से आवाज़ उठाएं। सभी साथी इस वीडियो को शेयर करें और अपने अपने हिसाब से, अपने अपने तरीके से मानवर साहब को भारत रत्न दिलवाने के लिए पोस्ट करें। पूरे सोशल मीडिया पे आएँ और सड़कों पे आएँ। मैं भी आप लोगों के साथ रहूँगा। साथियों, भारत रत्न का जो खेल खेला जा रहा पूरे भारत में, उसको आप देख सकते हैं। अब मैं बात करूंगा सबसे बड़े मुद्दे की, और वह मुद्दा है EVM का। साथियों, आज हमारे 131 सांसद मूक दर्शक बने हैं। पूरा लोकतंत्र लुट रहा है, पूरा भारत
को लूटा जा रहा है। लेकिन ये जो 131 सांसद हैं, ये अपने बीवियों के पल्लू में छुपे हैं। इनका काम था सड़कों पे आना। जब आपकी सदन में बात नहीं सुनी जा रही थी, संसद में बात नहीं सुनी जा रही थी, तो आपको सदन में आना था, आपको सड़कों पे आना था। लेकिन आपकी लड़ाई कोई और नहीं। सुप्रीम कोर्ट के वकील लड़ रहे, आम आदमी लड़ रहे, जो कभी जनप्रतिनिधि नहीं बने, जिन्होंने कभी तुम्हारा चंदा नहीं खाया, कभी तुम्हारी वोट नहीं ली। शर्म करो। मैं तो चाहूंगा इस बहुजन समाज से कि ये नेता अगर तुम्हारे दरवाजे आए, इनके सालों को जूतों की माला पहनाए। जिन्हें लग रहा कि मैं कड़वा बोल रहा हूं, तो मुझे मेरे ऊपर FIR करवा देना, मुकदमा करवा देना। लेकिन आने वाला जो समय रहेगा ना, आप लोगों का, आप सोच रहे कि हम सेफ है, हमारे बच्चे सेफ हैं, तो कभी नहीं हो सकते। वो कभी सेफ नहीं हो सकते, क्योंकि जो समय है, मई के बाद जो समय आना है, वो लोकतंत्र का नहीं, वो राजतंत्र आना है। उस बात संविधान की नहीं आएगी, संविधान की बात, लेकिन उनके हिसाब के संविधान की। आज बाबा साहब का ना संविधान बचना है, ना लोकतंत्र बचना है, ना इस देश को बचना है। और रही बात बहुजन समाज की, तो आप देख रहे हैं किस प्रकार से, चाहे वो मणिपुर हो, चाहे उत्तराखंड हो, किस प्रकार से हिंसा हो रही है और किस प्रकार से हमारे लोगों को मारा जा रहा है, किस प्रकार से दंगे भड़काए जा रहे हैं। तो मेरा निवेदन है उन लोगों से जो सत्ता की बात कर रहे हैं, लोकतंत्र की बात कर रहे हैं और बहुजन समाज की बात कर रहे हैं। अगर विपक्ष मुर्दा हो चुका है, विपक्ष मूक दर्शक बना है, आज पूरे विपक्ष में अगर किसी ने आवाज उठाई है, तो वह सिर्फ और सिर्फ पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के दिग्विजय सिंह ने, जो आज भी लगे हैं। लेकिन उन्हीं के दल के नेता, उन्हीं की वरिष्ठ नेत्री, जो अभी कुछ दिन पहले भोपाल में आई थी, आप लोग समझ गए मैं किसकी बात कर रहा हूं। वो EVM के पक्ष में, वो कह रहे हैं EVM से चुनाव नहीं हारे, हमारी कमियों के कारण चुनाव हारे। तो साथियों, ऐसे आप आखिर आप लोग क्या चाहते? तो अब बात बचती बहुजन समाज के दलों की। अगर कांग्रेस BJP चाह रही कि EVM चलना ही चाहिए, EVM से ही चुनाव होना चाहिए, तो अब विपक्ष में जो छोटे दल बैठे हैं पूरे भारत के, बहुजन समाज के दल हैं, वो एक हो सकते हैं। अगर एक नहीं हो सकते, तो EVM हटाने के लिए कम से कम 1 हफ्ते के लिए इस भारत को बंद कर दें, सभी काम बंद कर दें। ये इनके आका को भी EVM खत्म करना पड़ेगी। और हमें मालूम है समय कम है, हम जानते हैं कि अब EVM को रोकना, बैलेट को लाना कठिन बात है। एक काम जरूर हो सकता है, जो सदन में दिग्विजय सिंह जी ने आवाज उठाई है कि जो VVPAT की पर्ची है उससे गिनवाया जाए, उससे अलग से मतदाता पेटी में डाला जाए और उसकी गिनती करवाई जाए। ये हो सकता है, लेकिन हमें मालूम ये लोग आवाज नहीं उठाएंगे। इसके पहले मैंने कई वीडियो बनाए, यहाँ तक कि राहुल गांधी जी को भी मैंने निवेदन किया कि आप इतनी बड़ी न्याय यात्रा निकाले, इसके पहले आपने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, लेकिन डबल वोटों से हमारे, डबल सीटों से हमारे, आखिर इससे हो क्या रहा? हमें मालूम आप जो न्याय यात्रा सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को जिंदा करने के लिए और हमारे लोग जो नर्वस हो रहे हैं उनको जिंदा करने के लिए निकल रही। आप जानते हैं, हम जानते हैं, पूरा देश जानता है कि कभी न्याय मांगने से नहीं मिलता, न्याय सिर्फ और सिर्फ छीनने से मिलता है। और वह छीनेंगे कब? जब हमारे पास में हमारे लोग सत्ता में होंगे। बाबा साहब ने स्पष्ट रूप से कहा था, लेकिन उनकी बात किसी को नहीं मानना। जो मान रहे वो आज सत्ता में। आज भाजपा ने उनकी बात को माना, मनुवादी लोगों ने उनकी बात को माना कि राजनीतिक सत्ता है मास्टर चाबी, जिससे हर समस्या के ताले खोले जाते हैं। और हम मंदिर मस्जिद ना जाकर संसद रूपी मंदिर में कब्जा करें, और वो सत्ता में बैठ के रह गए। वो आज भी सत्ता के लिए साम दाम दंड भेद दुनिया भर की राजनीति कर रहे हैं, दुनिया भर के प्रलोभन दे रहे हैं, चाहे वो नारी सम्मान की बात हो और चाहे भारत रत्न की बात हो। लेकिन हमारे लोग नहीं समझेंगे। तो मेरा तो उद्देश्य है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन जो आग बुझाने वाली चिड़िया है उसी के रूप में मैं काम कर रहा हूँ। मैं एक एक बूंद पानी डालने की कोशिश कर रहा हूँ इस लोकतंत्र को बचाने के लिए, इस बाबा साहब के संविधान को बचाने के लिए। और मैं तो युवाओं से चाहूँगा, जो मुझे जानते हैं, मेरी ईमानदारी को जानते हैं, वो मेरा साथ दें, क्योंकि मेरे बात कोई और नहीं, आप ही लोग हैं। क्योंकि बहुत दूर दूर तक अब
जो आशा की किरण है संविधान को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए, बाबा साहब के सपने को पूरा करने के लिए मुझे नहीं दिख रहे लोग। क्योंकि जिन पे मैंने भरोसा किया, आपने भरोसा किया, कहीं ना कहीं वो भाजपा के ही पिट्टू निकले, कहीं ना कहीं वो आरएसएस के दलाल निकले, और उनके लोग क्या कर रहे वो आपको पता है। मुझे शौक नहीं था, अगर मुझे पैसा ही कमाना था, महत्वाकांक्षी होता तो मैं पुलिस की नौकरी नहीं छोड़ता, और छोड़ी थी तो बीएसपी की राजनीति नहीं करता। 25 साल बीएसपी के जो दरी फट्टी उठाई हैं, कुर्सियां उठाई हैं, मैं उच्च स्तर पर राजनीति करता, मैं सेवक के रूप में काम नहीं करता। और मैं तब चुनाव लड़ा, मेरी बीवी मेरे परिवार तब चुनाव लड़े जब यहाँ बीएसपी का झंडा पकड़ने वाला कोई नहीं था। और जो आज मुखिया बने बैठे, इनने सिर्फ और सिर्फ दलाली की, जीवन भर इन्हें दलाली की। कभी इन्हें अपनी बीवी को, बच्चों को खुद चुनाव लड़े होते, और आज वो मुखिया बने। जो जीवन भर नौकरी करे, 40 साल से नौकरी करे, लेकिन इनका एक भी स्थानांतरण नहीं हुआ। मैं दमों के दलालों की बात कर रहा हूँ, बीएसपी के एक भी इनका ट्रांसफर नहीं हुआ, लेकिन मैंने 14 साल में 23 ट्रांसफर झेले। आज उन पर विश्वास किया जा रहा, आज चोर दलालों पर विश्वास किया जा रहा। लेकिन जब मैंने समझा कि आखिर बसपा भी बीजेपी की बी टीम हो गई, मैंने देखा प्रूफ शायद मैं सिद्ध कर सकता हूँ। अभी चुनाव में भी मैंने चिल्लाया, लेकिन हमारे लोगों ने नहीं समझे, मेरी बात को नहीं समझे। मैं बात कर रहा हूँ अपनी महत्वाकांक्षा की, मैं बात कर रहा हूँ मैंने अपनी लालच की। इसके बाद में भी मैं चाहता तो एक सामाजिक संगठन बीमारी में नहीं जाता, लेकिन मैं बीमारी में क्यों गया? मैं इसलिए कि जब यहाँ बसपा से मैंने ज्ञापन नहीं दिए जाने दे रहे, आंदोलन नहीं करने दिए जा रहे, तब मैं बीमारी में गया। और बीमारी में जाके जब मैंने देखा कि यहाँ भी कहीं ना कहीं ये भी किसी और के इशारे पे नाच रहे, बीमारी में भी आज बसपा और आरएसएस का काम कर रही है, वोट बांटने का काम कर रही है। जो उनका एक षड्यंत्र था उसमें ये लोग भी फंसे। अभी देखा होगा चुनाव के दौरान आपने, जो अपने आप को मध्य प्रदेश शेर कहते थे, बहुजन शेर कहते थे, वो सब के सब 8-8 महीने से भाजपा के नेताओं की गाड़ियों में घूम रहे, 20-20, 25-25 लाख रुपए एक एक कार्यक्रम के ले रहे। तो मैं बीमारी में रह के क्या करता? मैं भी बदनामी करवाती ना। फिर वही बात आई कि आखिर मैं जाता कहाँ, मुझे करना क्या था? मुझे करना था सिर्फ एक ही काम, मुझे संविधान को बचाना, मुझे आरक्षण को बचाना, मुझे इस देश को बचाना है। तो इसको कौन बचाता? बीजेपी बचाती नहीं, बीएसपी बचाती, बीमारी बचाती। इनकी औकात नहीं थी सत्ता में जाने की। तब मैंने देखा कि हाँ, कांग्रेस बात कर रही है, कांग्रेस बात कर रही है कि हम आपका आरक्षण बचाएंगे। बीजेपी बात कर रही थी हम आरक्षण खत्म करेंगे। कांग्रेस बात कर रही थी हम आपका संविधान बचाएंगे, और आज भी कर रही। और भाजपा कह रही थी हम आरक्षण नहीं बचाएंगे, हम आपका आरक्षण खाएंगे, संविधान खाएंगे, और पूरे बहुजन समाज को गुलाम बनाएंगे। ऐसी परिस्थिति में मैंने कांग्रेस को ज्वाइन किया। मुझे लालच होती मैं चुनाव लड़ता, मुझे लालच होती तो मैं पार्षद का चुनाव लड़ता, विधायक का चुनाव लड़ता, लेकिन मैंने संगठन का काम किया। लेकिन कांग्रेस वालों ने भी मुझे नहीं समझा। कांग्रेस के लोगों ने मेरी 2 साल तक उपेक्षा की, यहाँ तक कि बड़े बड़े कार्यक्रमों में मुझे उपेक्षित किया गया, और आज भी उपेक्षित किया जा रहा है। उसके बाद में भी मैं निरंतर संविधान बचाने, बाबा साहब के सपनों को पूरा करने में लगा। साथियों, आज जब ईवीएम का कोई बात नहीं कर रहा, ईवीएम के खिलाफ कोई बात नहीं कर रहा, ईवीएम के खिलाफ कोई जा नहीं रहा, तो ऐसी विषम परिस्थिति में हम और आप क्या कर सकते हैं? ऐसी विषम परिस्थितियों में एक ही रास्ता बचता है कि सिर्फ और सिर्फ हमें और आपको एक ही काम करना होगा, और वह है कि हमें ईवीएम का बहिष्कार करना होगा, चुनाव का बहिष्कार करना होगा। और अगर ये नहीं कर सकते तो आराम से गुलामी के लिए, अपने बच्चों के लिए ट्रेनिंग दो, अपने बच्चों के लिए गुलाम बनाने का प्रशिक्षण दे दो, क्योंकि मई के बाद जो समय आएगा वो आप और हम अंदाज भी नहीं लगा सकते। अब कमर में झाड़ू और गले में हंडी नहीं होगी, अब कहानी बहुत की स्थिति होगी। खुली जेलें होंगी जहाँ पे आपसे आपकी योग्यता के अनुसार काम लिया जाएगा, और पेट भर रोटी भी नहीं दी जाएगी। आपकी बीवी, आपके बच्चों की क्या स्थिति होगी वो आप अंदाज नहीं लगा सकते। तो मेरा निवेदन है युवाओं से, मेरा निवेदन है बहुजन समाज के सभी नेताओं से, जिनके अंदर जरा भी मानवता है, जो जरा भी बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं, हर हाल में संविधान को बचाने के लिए बीजेपी को आपको खत्म करना होगा। आज चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे कोई भी मनुवादी दल है, हमें उसका साथ देना होगा। क्यों देना होगा? क्योंकि हम और आप मजबूत नहीं हैं। जिन संगठन या दलों में हम थे या आज काम कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं घुटनों पे आ चुके हैं।
जैसे ही इंडिया गठबंधन की बात आई तो सबसे पहले इंडिया गठबंधन से पीछे हाथ खींचने वाली मायावती थी, बहन जी थी। और दूसरे नंबर पे फिर आपने देखा तो ममता बनर्जी, तीसरे नंबर पे आपने देखा नीतीश कुमार। धीरे धीरे इनने गठबंधन को कमजोर किया। क्यों किया? इनकी ईडी जांचों के कारण, इनकी जांचों के कारण इनको जेल से डर लगता है, इनको जेल जाने से डर लगता है। तो इनने अपने भाई भतीजों को बचाने के लिए गठबंधन को तोड़ा, इंडिया गठबंधन से दूर हुए। तो मैं तो निवेदन करूंगा कि इंडिया गठबंधन को मजबूत करें, और इंडिया गठबंधन ही हमें और आपको बचा सकता है, भारत के संविधान को, भारत के आरक्षण को और भारत को। अगर आपने इंडिया गठबंधन को वोट नहीं दिया तो हमारा नुकसान हो जाएगा। और अब बीजेपी आएगी तो आप देखना आने वाला जो समय है वह पूर्ण रूप से मनुस्मृति के आधार पर चलेगा। और जो जैसे ही 100वें वर्ष हो गए, 1 शताब्दी होगी आरएसएस की, वैसे ही ये लोग हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे। और हिंदू राष्ट्र घोषित करने के बाद में जो आपका संविधान है समता, स्वतंत्रता और बंधुता का, जिस संविधान के लिए, जिस वोट के लिए बाबा साहब ने अपने 4 बच्चों की कुर्बानी दी, वो सब का सब नष्ट हो जाएगा। तो मैं निवेदन कर रहा हूँ इस लाइव के माध्यम से आप सभी साथियों से, जितने भी लोग अभी सुन रहे हैं या बाद में सुनेंगे, मेरी बात को समझे, मेरे दर्द को समझे। मैं बार बार मैं फिर कह रहा हूँ, मैं महत्वाकांक्षी नहीं हूँ, मैं लालची नहीं हूँ, नहीं तो मैं कहीं और होता। आज भाजपा की चाटुकारिता कर रहा होता, आज खुद अकेला संघर्ष नहीं कर रहा होता। तो अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें, अधिक से अधिक लाइक करें और जन जन तक मेरी आवाज़ को पहुँचाएं। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत, जय संविधान।